हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री। हिस्ट्री का आपका चैप्टर चल रहा है बेटा, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वूवन क्लॉथ आउट ऑफ वूल एंड फ्लैक्स। ब्रिटिशर्स जो थे वो कपड़ा बनाते आ रहे थे। जो क्लॉथ है वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर बिजनेस एक तरह से कपड़े का वो करते आ रहे थे। लगभग 17th सेंचुरी में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो थे ना वो कपड़े को एक तरह से इंपोर्ट भी कर रहे थे इंडिया में, या अच्छी कीमतों पर अपने कपड़े को, अपने यहाँ तैयार शुदा कपड़े को अच्छी कीमतों पर बेचकर उन्हें अच्छी कीमत हासिल कर रहे थे। अब इससे आप अंदाज़ा लगाना कि किस तरह से जो उनकी इकोनॉमी है, उनके अभी जो कपड़ा वो बुन रहे थे, तो कपड़ा बुनने में वो जिस मशीन का इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना हमारा चैप्टर, तो वहाँ पर जैसे जो मशीन वो यूज़ कर रहे थे, कॉटन वहाँ पर मिल्स इस्टेब्लिश हुई, कपड़े का काम होने लगा, तो इससे वहाँ की इकोनॉमी किस तरह से बढ़ी है। एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। हम सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकली भारत को, हमारे देश को एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद पॉलिटिकली भी हमारा देश उनके हाथों में चला गया था। इट बिगिन to import along with cloth raw material which could be spun and woven into cloth in England। अब देखो, जब हमारा जो देश है वो यहाँ व्यापार के मकसद से आए थे कि यहाँ से वो व्यापार कर सके, और उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल था, रॉ कॉटन थी और भी जो चीज़ें थी, रॉ मटेरियल को यहाँ से लेकर अपने यहाँ पर अपने देश में उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाया, और फिर वापस इंडियन मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में उस प्रोडक्ट्स को हाई कीमतों पर बेचा। Till the early 18th century, spinning had been so slow and laborious that 10 spinners were required to supply sufficient yarn to keep a single weaver busy। पहले क्या था 18th सेंचुरी में, यानी कि जब तक मशीनरी का यूज़ नहीं हो रहा था, तो ये काम बड़ा एक स्लो गति के साथ, स्पीड के साथ चल रहा था। लगभग एक काम को करने में 10 कपड़ा बनाने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। बट Therefore, while spinners were occupied, all day weavers waited idly to receive yarn। यानी कि 10 लोग काम करते थे, तब कहीं जाकर थोड़ा सा कपड़ा तैयार हो पाता था। बट अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन सक्सेसफुली क्लोज द गैप बिटवीन द स्पीड इन द स्पिनिंग रॉ कॉटन इनटू द यार्न और थ्रेड। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी मतलब क्या, जैसे जैसे इन लोगों ने मशीनरी का इस्तेमाल इस कॉटन इंडस्ट्री या जो टेक्सटाइल सेक्टर था, वहाँ पर जैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो जो गैप था, यानी कि रॉ कॉटन से कपड़ा बनाने या थ्रेड बनाने का जो काम, जो एक लंबा गैप आता था, यानी इसमें जो काफ़ी टाइम लगता था, वो गैप कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो गया। एंड ऑफ व्यूइंग द यार्न इनटू फैब्रिक टू मेक इट इवन मोर एफिशिएंट, प्रोडक्शन ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम द होम्स ऑफ स्पिनर्स एंड वीवर्स टू फैक्ट्रीज। और उसके बाद क्या हुआ, ये सारे काम आसानी से होने लगे, फैक्ट्रीज वगैरह कपड़े की बुनने लगी, और जब मशीनरी का इस्तेमाल हुआ तो ये लोग अपना काम अपने घरों वगैरह पर भी करने लगे, यानी क्योंकि मशीनों से वहाँ पर अपने यहाँ पर भी इन्होंने मशीनें इस्टेब्लिश कर ली, फैक्ट्रीज में मशीनें यूज़ होने लगी, और जो प्रोडक्शन लेवल था वो बढ़ गया। फ्रॉम 1817 द कॉटन इंडस्ट्री सिम्बोलाइज ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी वे। 17 अगर 80s में हम देखें तो जो कॉटन इंडस्ट्री थी, यानी कि जो कपड़े का सेक्टर था, उसने ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। यानी कि अगर हम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कॉटन इंडस्ट्री का नाम सबसे पहले आता है। दिस इंडस्ट्री हैड 2 फीचर विच वर आल्सो सीन इन अदर इंडस्ट्रीज। कॉटन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसे 2 फीचर्स पाए जाते हैं जो बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि रॉ कॉटन हैड टू बी एंटायरली इम्पोर्टेड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फिनिश्ड क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड। पहला ये था कि जो कॉटन थी, कपड़ा जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ कॉटन, उसको इंपोर्ट किया जाता था। उसके बाद में उससे कपड़ा तैयार होने, मतलब करने के बाद, उसको प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसको एक बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में, एशियन कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सके। और जब रॉ कॉटन परचेज़ की जाती थी तो वो बहुत मिनिमम प्राइसेस में ख़रीदी जाती थी। दिस सस्टेन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब इसकी वजह से कॉलोनाइजेशन, इस चीज़ ने कॉलोनाइजेशन को जन्म दिया। सो द ब्रिटेन को, आप सोच रहे होंगे कैसे,
कि इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे कि इंडिया से चाहिए था। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी और भारत को, हमारे देश को पॉलिटिकली उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो उन्होंने क्या किया था, देश को स्मॉल स्मॉल कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया था ताकि उस पर कंट्रोल आसानी से किया जा सके। जब कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल में चली जाएगी, क्योंकि स्मॉल कॉलोनीज में डिवाइड करने का मकसद ये था, तो आसानी से रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाया जा सकता है अपने देश में, और फिर वहाँ से उसे प्रोडक्ट तैयार करके अच्छी कीमत पे उसे वापस इस देश में लाकर बेचा जा सकता है। सो दैट द ब्रिटेन कुड रिटेन कंट्रोल ओवर द सोर्सेज ऑफ रॉ कॉटन एज वेल एज द मार्केट। ताकि अगर कॉलोनीज में डिवाइड कर देंगे हम देश को, तो उसको कंट्रोल भी आसानी से कर सकते हैं और वहाँ से रॉ मटेरियल भी आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, और अपने माल को, अपने तैयार शुदा माल को वहाँ की मार्केट में भी आसानी से हम बेच सकते हैं। द इंडस्ट्री वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। और ये जो इंडस्ट्री होती थी, कॉटन इंडस्ट्री होती थी, ज़्यादातर में जो काम करने वाले लोग होते थे वो औरतें और बच्चे होते थे। दिस exemplified the ugly face of the early industrialization as we will be described below. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीम पावर। स्टीम पावर यानी कि स्टीम इंजन से। अब स्टीम इंजन क्या है? स्टीम इंजन भी एक तरह से एक मशीनरी है जिसके यूज़ से हमें एक तरह से स्टीम इंजन आया। इंजन का इस्तेमाल रेलवे वगैरह या मालगाड़ी में किया जाने लगा, जिससे ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। प्रोडक्ट जो था एक जगह से जो भी रॉ मटेरियल है वो दूसरी जगह कम कीमत पर आसानी से उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। द रियलाइजेशन दैट द स्टीम कुड जेनरेट ट्रिमेंडस पावर वाज डिसीसिव टू अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो बता दूं आपको, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टीम को एक पावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे कि स्टीम इंजन ही मान लीजिए आप। वाटर एज हाइड्रोलिक पावर एंड हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। देखो पानी जो है ना, हम सब जानते हैं पानी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं और बहुत टाइम से इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता रहा है। एक तो ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, और ये है हाइड्रोलिक पावर यानी कि एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जैसे कि मैंने कहा पानी भी एक एनर्जी है। इसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट इट हैड बीन लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज। लेकिन कुछ जगह ऐसी जब पानी की कमी है तो वहाँ पर एक तरह से ये एक लिमिटेशन में आ जाता है। सीजन एंड बाय द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। और देखो जैसे कि जब तक के पानी में फ्लो नहीं होगा तो उसमें स्पीड नहीं होगी तो जो भी काम है, मान लीजिए उसको हम एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी फ्लो चाहिए। Now it was used differently. Steam power provided pressure at high temperature that enabled the use of broad range of machinery. जो स्टीम पावर होती है वो एक तरह से हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और मतलब प्रेशर प्रोवाइड द प्रेशर यानी कि हाई टेम्परेचर पर प्रेशर प्रोवाइड करती है स्टीम, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन वगैरह होती है उसको हम क्या करते हैं, एक तरह से मशीन वर्क करना शुरू कर देती है। दैट वाज रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव एनफ टू मैन्युफैक्चर मशीनरी इटसेल्फ। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगा भी नहीं होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। स्टीम को जब हम एज अ सोर्स या एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। स्टीम पावर वाज फर्स्ट यूज इन माइनिंग इंडस्ट्री। स्टीम पावर का इस्तेमाल सबसे पहले माइनिंग इंडस्ट्री में किया गया। एज अ डिमांड फॉर कोल एंड मेटल एक्सपेंडेड, जैसे जैसे कोयले और मेटल की डिमांड जो बढ़ती चली गई, efforts to obtain them from ever deeper mine intensified। तो उनको हासिल करने की जो कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन्हें एकदम गहराई से जाकर निकाला जा सके, तो ये कोशिशें उसमें इजाफा होने लगा। फ्लोडिंग इन माइंस वाज अ सीरियस प्रॉब्लम। जो भी माइंस होती हैं उनमें फ्लोडिंग होती है। फ्लोडिंग माइंस में एक तरह से ये एक प्रॉब्लम है जो माइंस में पाई जाती है, यानी कि फ्लोडिंग। थॉमस सेवरी बिल्ट अ मॉडल स्टीम इंजन कॉल्ड द माइनर्स फ्रेंड। देखो थॉमस सेवरी ने एक स्टीम इंजन का मॉडल बनाया था जिसको हम माइनर्स फ्रेंड कहते हैं। कब बनाया था? 1698 में।
टू ड्रेन माइंस, किस लिए बनाया था, ताकि जो माइंस वगैरह हैं उनको ड्रेन किया जा सके। दीज इंजन वर्क स्लोली इन शैलो डेप्थ, और ये जो इंजन है डेप्थ में जाकर इसका काम करना जो है थोड़ा कम हो जाता था। एंड द बॉलर ब्रस्ट अंडर टू मच प्रेशर, और जब प्रेशर बढ़ता था तो जो बॉलर इसमें लगा होता था उसके फटने का, उसके ब्रस्ट होने का डर रहता था, वो ब्रस्ट हो जाता था। Another steam engine was built by थॉमस न्यूकॉमन, दूसरा स्टीम इंजन थॉमस न्यूकॉमन ने बनाया था। कब बनाया था, 1712 में। दिस हैड टू मेजर डिफेक्ट ऑफ लूजिंग एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूस कूलिंग ऑफ द कंडेंसिंग सिलेंडर। इसमें सबसे ज़्यादा इसके प्रॉब्लम थी लूजिंग एनर्जी, कि इसमें एक डिफेक्ट था, और ये किसकी वजह से होता था, जब जो कंडेंसिंग सिलेंडर में कंटिन्यूस लगातार कूलिंग होती रहती थी तो उसकी वजह से एनर्जी लूज होना शुरू हो जाती थी। दिस स्टीम इंजन है तो जाहिर सी बात है ठंडा नहीं होना चाहिए, कूलिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड ओनली इन कोल माइंस, स्टीम इंजन को कोल माइंस में ही इस्तेमाल किया जाता था। अनटिल जेम्स वॉट डेवलप हिज मशीन इन 1769, जब तक के जेम्स वॉट ने 1769 में वो मशीन को डेवलप नहीं किया, तब तक कोल माइंस में स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। वॉट्स इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग मेयर पंप इनटू अ प्राइम मूवर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन इन फैक्ट्रीज। वॉट्स की जो खोज थी, जेम्स वॉट की जो खोज थी, उसने स्टीम इंजन की जगह अब वहाँ पर प्राइम मूवर का इस्तेमाल किया जाने लगा माइंस में और फैक्ट्रीज वगैरह में। बैक्ड बाय द वेल्दी मैन्युफैक्चरर मैथ्यू बोल्टन, उसके बाद मैथ्यू बोल्टन ने वॉट क्रिएटेड द शोहो फाउंड्री इन 1775। फिर दूसरे कुछ इन्वेंटर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें खोजी। फ्रॉम दिस फाउंड्रीज वॉट स्टीम इंजन, अब फाउंड्री ने जो स्टीम इंजन बनाया था उसको हम कहते हैं फाउंड्री वॉट्स स्टीम इंजन वर प्रोड्यूस स्टीडली ग्रोइंग नंबर्स। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड तक कई सारे लोगों ने इस एरिया में कई नए नए इंजन, कई नई नई मशीनरी की खोज की। वॉट्स स्टीम इंजन वाज बिगनिंग टू रिप्लेस हाइड्रोलिक पावर, वॉट्स ने जो स्टीम इंजन बनाया था वो कैसा स्टीम इंजन था जिसने हाइड्रोलिक पावर को रिप्लेस कर दिया। आफ्टर 1800 स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी वाज फर्दर डेवलप, और फिर 1800 के बाद ये जो स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी थी उसको फिर से डेवलप किया गया, और अब इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा लाइटर का, विद द यूज़ ऑफ लाइटर। तो अब स्टीम इंजन में लाइटर का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। स्ट्रॉन्गर मेटल्स, द मैन्युफैक्चर ऑफ मोर एक्यूरेट मशीन टूल्स एंड द स्प्रीड ऑफ द बेटर साइंटिफिक नॉलेज। किस किस का इस्तेमाल, जैसे कि लाइटर का, स्ट्रॉन्ग मेटल का, और इसमें जो भी मशीनरी टूल्स वगैरह आते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म में इस्तेमाल किए जाने लगे, और साइंटिफिक नॉलेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि 1800 के बाद स्टीम इंजन में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए और बहुत सारे चेंजेस किए गए। इन 1840 ब्रिटिश स्टीम इंजन्स वर जनरेटेड मोर देन 70% ऑफ ऑल यूरोपियन हॉर्स पावर। 1840 में ब्रिटिश में बनाए जाने वाले इन स्टीम इंजन को ही लगभग 70%, अगर हम देखें तमाम यूरोप में जो भी हॉर्स पावर थे यूरोप के, वहाँ पर सब जगह लगभग 70% जो है ना स्टीम इंजन यूज़ किए होने लगे, वो स्टीम इंजन जो ब्रिटिश में तैयार किए जा रहे थे। तो देखो आपका जो चैप्टर वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल, और मशीनरी में क्या है वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आती है। जब टेक्नोलॉजी आती है तो मशीनरी में भी चेंजेस आते हैं। जब चेंजेस आते हैं और नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे आपके माल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, फिनिशिंग बढ़ती है, आपका टाइम बचता है। तो हम किसी भी चीज़ में या किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में मशीनरी को क्यों, स्टीम इंजन भी एक मशीन है, क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ाया जा सके, काम जल्दी किया जा सके, वक्त को बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैनल्स एंड रेलवेज। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।